एपिसोड की शुरुआत में हम जुआंगजी के स्कूल के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जब वो वॉशरूम में थी तो बाहर से कुछ लड़कों को फाइट करता हुआ सुनती है। असल में कुछ लड़के माइदोंग को बुली कर रहे थे कि उसके डैड का किसी और के साथ अफेयर है, इसीलिए उसकी मॉम भी उसे छोड़कर जा रही है। जो सब सुनकर जुआंगजी बाहर आती है तो वो देखती है कि माइदोंग के फेस पर बहुत सारी चोट लगी हुई थी। तभी माइदोंग जुआंगजी का एक क्रच उससे लेता है और उन बुलिस को उस क्रच से काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। फिर उसे क्रच वापस करते हुए बोलता है कि तुम्हारा एक क्रच तुम्हारा वेपन भी बन सकता है। मतलब वो इनडायरेक्टली उसे यहाँ पर ये कह रहा था कि भले ही वो डिसेबल है लेकिन फिर भी वो कैपेबल बन सकती है। सीन अब वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जुआंगजी मेयर की मीटिंग में जाती है तो वहाँ पर उसे अपने बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स मिलते हैं जो कि अब्रॉड से पढ़कर वापस आए हुए थे। वो सभी लोग अलग अलग चीज़ों में स्पेशलिस्ट भी थे, जहाँ वो सबको अपने वीचैट पर ऐड कर रही थी। वो माइदोंग के पास जाकर बैठ जाते और उसे भी वीचैट पर ऐड करने के लिए कहती है, पर वो ये कहकर उसे मना कर देता है कि वो अपना फ़ोन ऑफिस में ही भूल कर आ गया है। तभी वहाँ पर मेयर आ जाता है और वो सभी से यहाँ पर टाउन के बारे में बात कर रहा था। वो उन्हें अपने टाउन की इम्पोर्टेंस बताता है कि उनका टाउन आगे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है, पर उन्हें अभी के यूथ की ज़रूरत है जो कि अपनी स्पेशलिटी से टाउन को ग्रो करने में मदद करवा सके, जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं। तभी मेयर माइदोंग का एग्जाम्पल भी देता है क्योंकि वो टाउन में ही रहकर इतना वेल नोन मोटिशियन था और वो टाउन के लिए बहुत कुछ कर भी रहा था। मीटिंग ओवर होने के बाद मेयर सभी सिंगल लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर बात करने के लिए कहता है ताकि वो एक दूसरे को जान पाए, जहाँ शायद टाउन के अंदर ही उन्हें अपना पार्टनर भी मिल जाए। जो सुनकर जुआंगजी टेबल के नीचे से माइदोंग को किक करने लग जाती है, पर ऐसा करते वक्त गलती से उसके प्रोस्थेटिक लेग में लग जाती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। वो माइदोंग से पूछती है कि क्या वो ड्राइव करके आया है ताकि वो उसे अपने साथ लेकर घर ड्रॉप कर सके, पर वो उसे कहकर मना कर देता है कि उसके पास ऑफिस से प्रोवाइड की हुई गाड़ी है, जिसकी वजह से अब वो रास्ते में किसी तरीके से चीज़ों को पकड़ पकड़ कर चल रही होती है। और वो वांग को फ़ोन करके बताती है कि उसकी प्रोस्थेटिक लेग के एक छोटा सा झटका लगने की वजह से ही ख़राब हो गया। तो वांगशी उसे पैसे पे करने के लिए बोलती है ताकि उसके बदले में वो उसे नया प्रोस्थेटिक लेग दे सके, जिसकी वजह से वो मना कर देती है क्योंकि सर्जरी की वजह से वो पहले ही डेट में थी और वो बस एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और उसे तकलीफ हो रही थी। तभी माइदोंग वहाँ पर अपनी बाइक लेकर आता है और उसे उठाकर अपनी बाइक पर बैठा देता है। जो चीज़ देखकर जुआंगजी याद करती है कि ये तो उसके साथ पहले भी हो चुका है। जब वो हाई स्कूल में माइदोंग के साथ थी तो वो एक ही अम्ब्रेला होने की वजह से उसे कंधे पर उठाकर घर ड्रॉप करने के लिए गया था। अब जब ये दोनों बाइक पर होते हैं तो जुआंगजी उसे हक करके बैठने की कोशिश करती है, जिसकी ऐसी हरकतों की वजह से वो अचानक से ब्रेक लगा देता है और कहता है कि पहले तो वो इतनी इंट्रोवर्ट थी तो वो इतनी चेंज कैसे हो गई। तो जुआंगजी कहती है कि अब बस वो लाइफ के अंदर सीरियस नहीं रहना चाहती और इसे एंजॉय करना चाहती है, जिसके बाद वो दोनों वापस से आगे बढ़ते हैं। तभी माइदोंग की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि किसी लड़की को परेशान कर रहा था, तो वो उसे बचाने के लिए जाता है। जहाँ वो जुआंगजी से उसका क्रच मांगता है तो वो उसे याद दिलाती है कि अब उसके पास क्रच नहीं है, जिसकी वजह से माइदोंग उसका पर्स ले लेता है और उसे फेंक कर उस लड़की को दूर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा चेन लिन से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि जुआंगजी उसे पसंद है क्योंकि वो उसके अंदर अपने यंग वर्जन को देखती है और उनमें बस इतना ही फ़र्क है कि जुआंगजी इस टाउन में नहीं रहना चाहती और शंघाई जाना चाहती है, बल्कि ग्रैंडमा चेन तो उस टाउन के अंदर ही बचपन से लेकर बूढ़ी हो गई थी। जिस पर लिन ग्रैंडमा को समझाती है कि जुआंगजी एक अलग लड़की है, तो ग्रैंडमा को समझना होगा कि उसके मन में क्या है। इधर हम देखते हैं कि माइदोंग उसे घर तक ड्रॉप कर देता है, जहाँ वो जुआंगजी से कहता है कि वो पहले सीरियस हुआ करती थी, वो तभी अच्छी थी, क्योंकि अब तो उसे सब कुछ फेक लग रहा था कि जुआंगजी इंजर्ड होने का भी नाटक कर रही थी और वो माइदोंग को इम्प्रेस करने के लिए जो कुछ भी कहती है वो सब भी फेक है। इस पर जुआंगजी उसे कहती है कि अभी तक तो जो कुछ भी उसने किया और जो भी उसने कहा वो सब कुछ बिल्कुल सच है। ये सब बस माइदोंग पर डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से समझता है। वो ये भी बोलती है कि इस टाउन के अंदर भी कोई सीरियस नहीं है। जितने भी लोग उस मीटिंग के अंदर आए हुए थे वो सब भी अपने टाउन को अच्छा बनाने का प्रॉमिस जल्दी ही भूल जाएंगे। जो सुनकर माइदोंग उसे ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो अभी भी अपने टाउन की हेल्प कर रहे थे और सिर्फ जुआंगजी ऐसी लड़की है जो कि इन चीज़ों को मजाक समझ रही है। ये कहकर माइदोंग वहाँ से चला जाता है। जो सुनकर जुआंगजी को थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है तो वो उसे चिल्लाकर कहती है कि अब वो भी माइदोंग को चैलेंज करती है कि वो भी इस टाउन के लिए कुछ करके दिखाएगी। जिसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है, जिनकी सारी बातें छुपकर यान और नियाओ ने सुन ली थी, जिससे वो समझ जाते हैं अब तो पक्का माइदोंग जुआंगजी को इग्नोर कर रहा है जबकि जुआंगजी उसे पसंद करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआंगजी वांग से बात कर रही थी। वांग उसे बताता है कि उनकी कंपनी में एक नई बॉस आई है जो कि उन सबको बहुत ही रूडली हैंडल करती है, तो उसे सिर्फ जुआंगजी संभाल सकती है।
तो जुआंगजी बोलती है कि वो तो एक डिसेबल लड़की है, वैसे भी सभी लोग उसे अच्छे से ट्रीट करेंगे और कोई उससे रूडली बात क्यों नहीं करेगा। इस पर वांग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जुआंगजी की डिसेबिलिटी उसकी वीकनेस नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। जहाँ वो उसे ये भी पूछ लेती है कि वो क्लास में इतनी इंट्रोवर्ट होने के बावजूद इतनी एक्सट्रोवर्ट कैसे बन गई। तब जुआंगजी उसे सच बताती है कि ये सब उसके साथ माइदोंग ने किया, जब उसने उसका क्रश दूसरों से फाइट करने के लिए यूज़ किया। तब ऐसा करने के लिए जुआंगजी ने उसे सॉरी बोलने के लिए कहा था, पर माइदोंग ने उसे समझाया कि वो बस सिखा रहा था कि कैसे वो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकती है। अब क्योंकि उसने उसका क्रश यूज़ किया था, इसीलिए बदले में माइदोंग को उसके लिए कुछ करना था। इसीलिए जुआंगजी ने उसे अपने साथ प्ले के अंदर ट्री बनने के लिए बोला था। मान भी गया था, जिसकी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जुआंगजी अपना अम्ब्रेला साथ में लेकर नहीं आई थी, तो माइदोंग उसे अपने कंधे पर उठाकर घर पर ड्रॉप करने के लिए गया। जिस बीच रास्ते में उसके क्लासमेट्स और फ्रेंड्स उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि वो ये सब क्यों कर रहा है और कहीं उसे पनिशमेंट तो नहीं मिली, पर माइदोंग को उनकी बातों को कोई भी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ उसे उठाकर बारिश से बचाकर घर छोड़ना चाहता था। जो सब याद करके जुआंगजी स्माइल करने लग जाती है क्योंकि माइदोंग ने उसकी लाइफ को इतना चेंज किया था। फिर हम देखते हैं कि जुआंगजी से बात करने के लिए यान और निया उसके पास आते हैं। उन लोगों का पहला सवाल यही था कि क्या माइदोंग उसे इग्नोर कर रहा है और क्या वो माइदोंग को सच में पसंद करती है। तो जुआंगजी उन्हें बताती है कि वो उसे पसंद करती थी और वो उसके साथ होकर हैप्पी भी फील करती थी, पर जब वो शंघाई में थी तब उसकी एक सर्जरी हुई और वहाँ वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थी, पर उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। साथ ही साथ वो यान को ये भी कहती है कि वो माइदोंग को मिस नहीं करती है, फिर भले ही वो उसके साथ रहे या फिर ना रहे, क्योंकि वो काफ़ी टफ टाइम से गुजरी थी और अब वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी कि उसकी फीलिंग्स किसी के लिए बार बार चेंज हो। उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वो सच में माइदोंग को अगर पसंद करती भी है तो उसे क्या फील करना चाहिए। जो सुनते सुनते न्याओ तो बेड पर ही सो गई थी, पर यान जुआंगजी को बताता है कि वो भी अब से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेगा और फिर अपनी पैशन को फॉलो करेगा, क्योंकि कुछ भी करने से पहले उसका एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरी तरफ हम माइदोंग को देखते हैं जो कि ग्रैंडमा चैन को ढूंढने के लिए जा रहा था, पर तभी वो घर पर आ जाती है। वो उसे बोलती है कि वो उसकी इतनी फिक्र ना किया करे। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसकी बात जुआंगजी के साथ आगे बढ़ी, तो माइदोंग ग्रैंडमा को पूरी स्टोरी बताता है कि वो आज जुआंगजी से मिला और उसने उसे घर भी छोड़ा। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे इस तरीके से बात करने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मारेगी और हॉस्पिटल में बीमार बताकर एडमिट करा देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइदोंग एक जगह पर एक डेड बॉडी को लेने के लिए जाता है। उसकी पूरी टीम भी वहाँ पर मौजूद थी क्योंकि जिस पर्सन की बॉडी को वो आगे के फ्यूनरल प्रोसेस के लिए लेने के लिए गए थे, उस इंसान का बेटा अपने डैड की बॉडी को वहाँ से ले जाने नहीं देता और उन सबको अपने ट्रेडिशंस के बारे में बताता है कि उसकी डैड अभी भी जिंदा है, यानी कि उनकी सोल अभी भी उनकी बॉडी में है, जो कि सही वक्त आने पर उनकी बॉडी से निकलेगी और ऐसा होने के बाद ही वो उनकी बॉडी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर माइदोंग वहीं पर रुक जाता है और वेट करता है। अब जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है तो वो आदमी घर के सारे कर्टेन्स खोल देता है और जैसे ही सूरज की रोशनी वहाँ पर पड़े पानी की बाउल पर पड़ती है तो उसे कुछ दिखता है, जिसके बाद वो उन लोगों को अपने फादर की बॉडी ले जाने देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुआंगजी मिस्टर ही के साथ मिलकर यान का बैग पैक कर रही थी क्योंकि वो वापस से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी जाने वाला था। जहाँ मिस्टर ही जुआंगजी को बताते हैं कि वो आज पास के विलेज में एक फूड फैक्ट्री को विजिट करने जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ की सेल्स कम हो गई थी और उस फैक्ट्री को नुकसान हो रहा था। जिस पर जुआंगजी भी मिस्टर ही के साथ जाने की जिद करती है क्योंकि उसे भी माइदोंग को प्रूव करना था कि वो भी अपने होम टाउन के लिए कुछ कर सकती है। दूसरी तरफ मैडम वो माइदोंग से मिलने के लिए आती है क्योंकि उन्हें माइदोंग से टाउन से रिलेटेड कुछ काम था, पर वो उस वक्त सो रहा था। तो ग्रैंडमा मैडम वो को अपने पास ही रोक लेती है और पूछती है कि वो सिर्फ माइदोंग से ही मिलने के लिए आती है और उसने अभी तक माइदोंग के लिए लड़की ढूंढने में उसकी हेल्प नहीं करी है। ये सुनकर मैडम वो बताती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है। इस पर ग्रैंडमा उन्हें एक आखिरी चांस देती है उसकी हेल्प करने के लिए। और अगले दिन हम देखते हैं कि जब जुआंगजी पास ही के विलेज से मिस्टर ही की फूड फैक्ट्री की प्रॉब्लम में मदद करवा कर घर लौट रही थी तो टाउन के ब्रॉडकास्ट चैनल की मदद से वो लोग एक एप्रिसिएशन लेटर के अनाउंसमेंट सुनते हैं और यह अनाउंसमेंट कर रही थी मैडम वो, जो यहाँ स्पीकर पर माइदोंग की तारीफ कर रही थी। उसने टाउन के लिए जो कुछ भी किया है वो उसके लिए, और ये लेटर रिपीट पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। जो सब सुनकर जुआंगजी माइदोंग को याद करने लग जाती है। दूसरी तरफ माइदोंग जब भी सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है। वो अपनी ग्रैंडमा से बोलते हैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम जुआंगजी के साथ सेटल नहीं होना चाहते, तो उन्हें अब उसके लिए कोई और लड़की तो ढूंढनी होगी ना। इसीलिए वो उसके लिए बार बार एप्रिसिएशन नोट चलवा रही थी ताकि उसकी तारीफें सुनकर लड़कियां उस पर टूट पड़े।
फिर हम जुआंगजी को देखते हैं जो कि वांग से विलेज की फूड फैक्ट्री के लिए मदद मांगती है और फैक्ट्री की सेल्स बढ़ाने में भी हेल्प करती है, जिस वजह से फैक्ट्री के हालात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, जिस चीज़ के लिए मिस्टर ही और जुआंगजी की मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो उसके चेहरे पर एक फेस पैक भी लगा देती है क्योंकि पिछले दिनों से उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होती है उस फैक्ट्री के लिए। और जब ये लोग एक दूसरे के चेहरे पर फेस पैक लगा रहे थे तभी लोग साथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी से एंजॉय कर रहे थे, जो सब कुछ जुआंगजी अपनी फ़ोन के अंदर भी रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि उसे अपनी मॉम डैड को बहुत टाइम बाद इतना खुश देखा था। अगले दिन अब जुआंगजी के लिए भी ब्रॉडकास्ट में एप्लीकेशन लेटर पढ़ा जाता है जो कि पास के विलेज से आया हुआ था और वो लोग जुआंगजी को थैंक्स कर रहे होते हैं क्योंकि उसी की वजह से उनकी फैक्ट्री को मदद मिली थी। जब ये अनाउंसमेंट सभी लोग सुनते हैं तो जुआंगजी की काफ़ी तारीफ करते हैं। इसी बात पर उसकी मॉम अपनी शॉप पर सभी लोगों को डिस्काउंट भी दे देती है, पर असल में ये सब तो जुआंगजी ने माइदोंग को प्रूव करने के लिए किया था कि वो भी अपने होम टाउन के लिए कुछ कर सकती है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है कि जब माइदोंग ये ब्रॉडकास्ट सुनेगा तो उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ग्रैंडमा जैन से मिलती है तो उसे पता चलता है कि माइदोंग तो टाउन के अंदर था ही नहीं, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था, जो सुनकर वो थोड़ी सैड हो जाती है। पर तभी ग्रैंडमा जैन उसे बताती है कि उन्होंने जुआंगजी का ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड करके माइदोंग को वीचैट पर भेज दिया है, तो वो उसे ज़रूर सुन लेगा। फिर वो जुआंगजी को ट्रीट देने के लिए अपने घर पर भी इनवाइट करती है, जिसके लिए वो मान जाती है। आगे हम देखते हैं कि माइदोंग वापस से घर पर लौटता है तो उसे लिविंग रूम से ग्रैंडमा और जुआंगजी की बात करने की आवाज़ आ रही होती है। वो समझ जाता है कि ग्रैंडमा ने जानबूझकर उसको घर पर बुलाया है ताकि वो उससे मिल सके, इसलिए वो लिविंग रूम में जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा जुआंगजी को माइदोंग के बचपन की फ़ोटोज़ दिखा रही होती है। जैसे ही वो देखती है कि वो वापस आ गया है तो उसे जुआंगजी के पास बैठने के लिए कहती है और बार बार यहाँ पर सिर्फ उसे एक ही चीज़ बोल रही थी कि क्या उसने जुआंगजी का अप्रिसिएशन लेटर सुना या फिर नहीं। तो माइदोंग ग्रैंडमा से कहता है कि उसने ब्रॉडकास्ट तो सुन लिया, पर ग्रैंडमा ने उसे ये नहीं बताया कि उनके घर पर गेस्ट आने वाले हैं। जो सुनकर ग्रैंडमा इन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से वॉक करने का बहाना बनाकर चली जाती है और बोलती है कि मुझे हेल्दी रहने के लिए वॉक करनी पड़ती है ना। तो माइदोंग यहाँ पर ग्रैंडमा का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो तो वैसे भी अभी यंग है और अभी और 199 ईयर्स जीने वाली है। पर ग्रैंडमा यहाँ से चली जाती है और जुआंगजी माइदोंग को बताती है कि वो कल शंघाई के लिए निकलने वाली है। फिर वो माइदोंग का रूम देखने लग जाती है, वो भी बिना उसकी परमिशन के, जहाँ वो उसे बातों बातों में बोल देता है कि वो हर चीज़ को इतना मजाक में क्यों लेती है और क्या उसे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, उसकी लाइफ का कोई भी पर्पस नहीं है। जो सुनकर जुआंगजी थोड़ी हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। तो माइदोंग उसे वीचैट पर मैसेज करके सॉरी कहता है और उसे अपोलॉजी के बदले डिनर ट्रीट पर लेकर जाने की बात भी करता है, जो देखकर जुआंगजी मान जाती है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलती है, जहाँ माइदोंग उसे सॉरी कहता है और बताता है कि वो जुआंगजी को गलत फील नहीं करवाना चाहता था, जो सुनकर वो उसे माफ़ कर देती है। अब दोनों बातें करना शुरू करते हैं, जहाँ जुआंगजी उससे पूछती है कि क्या उसने कभी अपने करियर में घोस्ट देखा है। तो माइदोंग उसे अपने साथ जो हाल ही में इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बताता है कि उसने एक लड़के को अपने फादर की घोस्ट को बॉडी से बाहर निकलते हुए देखने के लिए एक रिचुअल किया और सबकी नज़र उसके फादर पर ही थी, पर किसी ने भी घोस्ट को वहाँ से निकलते हुए नहीं देखा। जुआंगजी उसे बोलती है कि पर तुमने तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर नोटिस किया होगा। तो वो उसे बहुत सीरियस होकर बताता है कि वो भी वहाँ पर कुछ नहीं देख पाया क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो अपने पैरों पर था, क्योंकि वहाँ पर खड़ा हुआ लड़का उस रिचुअल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिससे कि उसने अपना जूता उसके पैर पर रख दिया। तो वो उस वक्त अपना पैर बचाने में लग गया, जिसकी वजह से सब कुछ मिस हो गया, जो सुनकर वो हंसने लग जाती है। इसके बाद माइदोंग उसे घर छोड़ने के लिए भी आता है और दोनों वॉक कर रहे थे, जहाँ वो उसे अपनी जॉब के बारे में बताता है कि लोग उसे कितना ज़्यादा जज करते हैं और उसे हेट भी करते हैं। इस पर जुआंगजी उसे बस एक ही चीज़ समझाती है कि वो खुद को दूसरों के लिए चेंज ना करे और खुद को चेंज करके अपने लिए लाइफ पार्टनर ना ढूंढे, क्योंकि जो भी उसे डिज़र्व करता होगा और जो उसके लिए रियल फीलिंग्स रखता होगा वो उसे बिना चेंज किए ही एक्सेप्ट कर लेगा। ये सुनकर माइदोंग स्माइल करने लग जाता है और अब जुआंगजी का घर भी आ जाता है। तो सबसे पहले वो माइदोंग के साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज करती है और उसका नंबर ग्रेट मैन के नाम से सेव कर लेती है। अब वो उससे गुड बाय करके बोलती है कि वो जब भी शंघाई से लौटेगी तो वो उसे ज़रूर मिलेगी, पर माइदोंग उसे ऐसा बोलने से और उसे टच करने से मना करता है, क्योंकि वो लोग रोज़ डेड बॉडीज़ को देखते थे, इसलिए लोग उनसे दूरी बनाए रखना ही पसंद करते थे और लोग उनसे वापस कभी भी नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि भला फ्यूनरल होम में आना किसे ही पसंद होगा। जो सुनकर जुआंगजी उसका हाथ पकड़कर हैंडशेक करती है और कहती है कि वो उससे वापस ज़रूर मिलेगी, जो देखकर माइदोंग कुछ भी जवाब नहीं दे पाया था। और अब जुआंगजी घर के अंदर जा रही थी तो वो उससे पूछता है कि वो जिसके साथ भी शंघाई में थी तो क्या उस इंसान ने उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो बस उसे यही समझाना चाहता था कि वो भी अपने आप को कभी डिसेबल फील ना करे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जुआंगजी कहती है कि वो जिसके भी साथ थी उस इंसान ने उसे ब्रेकअप इसीलिए किया क्योंकि वो शायद खुद को उससे ज़्यादा लव करता था
और उसकी इतनी केयर नहीं करता था। जो सुनकर माइदोंग भी घर के लिए निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो घर जाने से पहले अपने स्कूल देखने के लिए जाता है, जहाँ वो याद करता है कि कैसे उसे पनिशमेंट मिली थी कि वो हर बारिश के सीजन में जोंगजी को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाएगा, क्योंकि वो डिसेबल थी और बारिश में खुद से घर नहीं जा सकती थी। ऐसे ही एक दिन माइदोंग की मॉम उससे मिलने के लिए आने वाली थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था और एक्साइटमेंट में जोंगजी को बारिश में छोड़कर ही अपनी मॉम से मिलने के लिए चला गया। पर उसने देखा कि उसकी मॉम तो असल में अपने नए हस्बैंड के साथ थी और वो माइदोंग से मिलने के लिए आई थी। ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ और वो वहाँ से भागकर वापस से जोंगजी के पास चला गया उसे घर छोड़ने के लिए, क्योंकि उस वक्त उसकी सबसे क्लोज वही थी। पर उसने उसे ये बात कभी भी नहीं बताई। एक दिन अब जोंगजी भी टाउन छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए शंघाई चली गई और माइदोंग पहले की तरह वापस से अकेला रह गया, जो सब याद करके वो काफ़ी इमोशनल होता है। और जब वो अपने घर पर आता है तो अपनी ग्रैंडमा से भी यही कहता है कि जोंगजी वापस से शंघाई जा रही है और जाने वाले को वो लोग कभी भी नहीं रोक सकते। जो सुनकर ग्रैंडमा भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। पर जब माइदोंग अपने रूम के अंदर आता है तो ग्रैंडमा उसे मैसेज पर बताती है कि अगर वो दिल से चाहे तो जोंगजी का डिसीजन भी बदल सकता है और इस बार उसे ये चांस गंवाना नहीं चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि जोंगजी शंघाई जाने के लिए निकलती है। वो स्टेशन पर अपनी ट्रेन के आने का वेट कर रही थी, पर तभी वो देखती है कि माइदोंग वहाँ पर उसे सी ऑफ करने के लिए आया होता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। माइदोंग अब ट्रेन में उसका लगेज रखवाने में हेल्प करता है और उसे समझाता है कि वो ट्रेन से उतरते वक्त किसी की भी हेल्प ले सकती है, जिसके बाद वो जाने लगता है। पर जोंगजी उसे आवाज़ लगाकर रोक देती है और उसके पास आकर उससे पूछती है कि वो क्या सच में उसके लिए यहाँ पर आया था। तो वो उसे बोलता है कि हाँ, वो उसी के लिए यहाँ पर आया था। जो सुनकर जोंगजी अचानक से उसे किस कर देती है। ये देखकर पहले तो माइदोंग काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो भी उसे किस कर देता है और दोनों ट्रेन में सभी के सामने एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि जोंगजी शंघाई पहुंच चुकी थी और माइदोंग भी अपनी जॉब पर वापस आ जाता है। पर वो नोटिस करता है कि सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा घूर रहे होते हैं और उसी की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जोंगजी को भी मिस्टर ही का मैसेज आता है कि वो ठीक से शंघाई पहुंच गई है या फिर नहीं, और अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो अपनी मॉम डैड से ये बात शेयर कर सकती है, वो लोग उसे सपोर्ट करेंगे। जो देखकर उसे समझ नहीं आता कि अचानक से मिस्टर ही उसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ माइदोंग भी यही सोच रहा था और जब वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पता करने लगता है तो उसका असिस्टेंट उसे दूर भाग जाता है। अब माइदोंग काम करते वक्त भी जोंगजी के साथ हुई किस के बारे में ही सोच रहा था। जब वो अपने चेंजिंग रूम में बैठा हुआ था तभी वो अपने फ़ोन में जोंगजी का नंबर ग्रेट स्पिरिट वुमेन के नाम से सेव करता है। उसी वक्त उसे ग्रैंडमा का मैसेज आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि असल में किसी ने उन दोनों के किस करते हुए फोटोज़ और वीडियोज़ वीचैट पर अपलोड कर दिए थे। इसीलिए ग्रैंडमा भी उस वीडियो के साथ उसे मैसेज करती है और स्माइली इमोजी भेजती है और कहती है कि वो तो पहले से ही जानती थी कि माइदोंग भी जोंगजी को पसंद करता है। पर ये सब देखकर माइदोंग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लग जाता है, क्योंकि उसकी सीरियस इमेज की तो पूरे विलेज के सामने धज्जियाँ उड़ गई थी। दूसरी तरफ जोंगजी को भी उस वीडियो के बारे में वांग से पता चलता है और वो उसे इरिटेट करने लग जाती है कि आखिर उसने किस लड़के को किस किया। जो देखकर जोंगजी को समझ में आता है कि शायद मिस्टर ही ने भी उस वीडियो और फोटो को देख लिया होगा, तभी वो उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे थे। जहाँ जोंगजी वांग को बताती है कि उसने खुद आगे से माइदोंग को किस किया और वो उस मोमेंट में भूल गई थी कि वो दोनों ट्रेन में हैं। जो सुनकर वांग उसे और ज़्यादा इरिटेट करने लग जाती है। पर जोंगजी सिर्फ यही सोच रही थी कि ये सब देखकर आखिर माइदोंग कैसा रिएक्ट कर रहा होगा। इधर हम देखते हैं कि माइदोंग चेंजिंग रूम में ही बैठकर ये सब सोच रहा था कि सभी लोगों ने उसे किस करते हुए देख लिया। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है, जो उसे बताता है कि आज वो अपने काम से ऑफ लेना चाहता है क्योंकि उसकी मॉम का बर्थडे है। जो सुनकर वो उसे जाने के लिए हाँ बोल देता है। पर यहाँ असिस्टेंट भी उसे इरिटेट करने के लिए कहता है कि वो भी माइदोंग का फेवर ज़रूर से रिटर्न करेगा। जब उसे अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर जाना होगा ना, तब वो उसकी जगह शिफ्ट कर लेगा। जो सुनकर वो उसकी तरफ अपना जूता फेंक कर मारता है और असिस्टेंट यहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि माइदोंग फ्यूनरल पार्लर के अंदर एक ओल्ड लेडी को लेकर आया होता है, जिसकी डेड बॉडी उन्हें फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर करनी थी। लेकिन उस लेडी की फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, शायद उसकी कोई फैमिली नहीं थी, जिसको माइदोंग नाइट शिफ्ट में फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि कोई उस ओल्ड लेडी की बॉडी के बाल कॉम कर रहा है। ये देखकर वो चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जो माइदोंग को बताता है कि ये उसकी ग्रैंडमा है और शायद उसकी ग्रैंडमा उससे नाराज़ हो गई है, क्योंकि वो बच्चा बार बार अपनी ग्रैंडमा से जिद करता है कि उसे अपने मॉम डैड के पास जाना है। तो बस अपनी ग्रैंडमा को मनाने की कोशिश कर रहा है और उन्हें जगाने के लिए उनके बाल कॉम कर रहा था। जो देखकर माइदोंग समझ जाता है कि ज़रूर ये छोटा बच्चा ग्रैंडमा के साथ ही रहता होगा और उसके पेरेंट्स शायद माइदोंग के पेरेंट्स की तरह उसे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से अब उस बच्चे को समझाता है कि उसकी ग्रैंडमा भी रेस्ट कर रही है और वो उसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है।
जो सुनकर वो बच्चा माइदोंग के साथ बाहर जाने के लिए मान जाता है और किसी तरीके से वो उस बच्चे को समझाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हम ज़ोंगजी को देखते हैं जो कि वांग के साथ सब कुछ शेयर करती है कि वो और माइदोंग कभी भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रैंडमा और उनके होम टाउन को माइदोंग की ज़रूरत थी और ज़ोंगजी शंघाई छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों में से किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और वो शंघाई में भी इसीलिए रहना चाहती थी क्योंकि शंघाई ने उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया था जैसे कि वो है। यहाँ पर वो आराम से वॉक कर सकती थी और कोई भी उसके प्रोस्थेटिक लेग को नोटिस नहीं करता था और उसे ऐसा फील नहीं करवाता था कि वो डिसेबल है, क्योंकि सिटी में अक्सर लोगों की भाग दौड़ भरी लाइफ होती है जहाँ पर वो खुद का एक ख्याल नहीं रख पाते, तो दूसरों की चिंता करना तो दूर की बात है। ज़ोंगजी यहाँ पर यह भी बोलती है कि ऐसा नहीं है कि वो माइदोंग को पसंद नहीं करती, वो उसे पसंद करती है, पर वो शंघाई सिटी को माइदोंग से ज़्यादा पसंद करती है और वो माइदोंग से ज़्यादा खुद से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो उसके लिए शंघाई छोड़कर नहीं जाने वाली। इस पर वांग उसे कहती है कि फ़िलहाल तो उसे अपने होम टाउन में अपनी इमेज को बचाने का सोचना चाहिए, तो ज़ोंगजी उसे कहती है कि उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसने माइदोंग को किस किया है। जिसके बाद वो उसे मैसेज करने का भी ट्राई करती है, पर वो बार बार मैसेज लिखकर डिलीट कर देती है क्योंकि वो सोच नहीं पा रही थी कि उसे उससे क्या बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे वो किसी तरीके से उसे मैसेज टाइप करके सेंड करती है तो उसका मैसेज फेल हो जाता है क्योंकि माइदोंग ने उसे अनफ्रेंड करके अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही हटा दिया था, जिसकी वजह से वो सोचने लग जाती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि माइदोंग ग्रैंडमा के लिए उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट यानी कि बॉइल्ड लेग्स बनाता है, जो देखकर वो खुश होती है। पर ग्रैंडमा को याद आता है कि पिछली बार जब उसने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड सोंगी से ब्रेकअप किया था, तो ग्रैंडमा सोचने लग जाती है कि इस बार उसने आखिर क्या किया होगा। इस पर माइदोंग ग्रैंडमा को सब कुछ क्लियर बता देता है कि वो कहीं भी शादी करने के लिए रेडी है, जहाँ भी उसकी ग्रैंडमा को पसंद होगा वहाँ पर वो सिर्फ ज़ोंगजी से सब कुछ ख़त्म करना चाहता है और वो उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, क्योंकि ना ही वो ज़ोंगजी के लिए ठीक है और ना ही ज़ोंगजी उसे इतना पसंद करती है कि वो शंघाई छोड़कर उसके लिए होम टाउन आ सके। जो सुनकर ग्रैंडमा को बुरा लगता है क्योंकि वो ज़ोंगजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो जानती थी कि ज़ोंगजी ही माइदोंग के लिए बेस्ट लड़की है, पर माइदोंग अब उसे कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहता था, इसलिए अब ग्रैंडमा कुछ भी नहीं कर सकती थी और वो दुखी होकर वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट किए ही उठकर चली जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ज़ोंगजी अपने काम से हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो हॉस्पिटल के डायरेक्टर से रेस्पिरेटरी पंप्स का नया ऑर्डर भी लेकर आती है, जबकि डायरेक्टर उनकी कंपनी से थोड़े अनसेटिस्फाइड थे और वो उनके साथ डील करना भी नहीं चाहते थे, पर किसी तरीके से ज़ोंगजी उन्हें मना लेती है। इधर ग्रैंडमा चैन भी मैडम वू से मिलती है और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैडम वो माइदोंग के लिए कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज करे ताकि वो किसी को पसंद कर पाए। इसीलिए अब मैडम वो माइदोंग से बात करने के लिए उसके ऑफिस में जाती हैं, जहाँ माइदोंग को देखकर मैडम वू से एक लड़की पूछ लेती है कि ये तो वही ट्रेन वाला लड़का है ना। ये सुनकर माइदोंग वहाँ पर आ जाता है और मैडम वू से खुद आगे होकर कहता है कि वो उसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करे, जो सुनकर मैडम वू थोड़ी सी सरप्राइज होती है क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद माइदोंग की गर्लफ्रेंड ज़ोंगजी है, लेकिन वो क्लियर कर देता है कि वो सिंगल है। इसीलिए अब मैडम वू के साथ खड़ी हुई लड़की उनसे बोलती है कि वो भी माइदोंग की ब्लाइंड डेट कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल होना चाहती है। वो उसकी प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, पर मैडम वो उस पर चिल्लाती और अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहती है। अब ज़ोंगजी और माइदोंग दोनों ही अपने काम के अंदर बिजी हो गए थे और उन्हें एक दूसरे को भूले हुए 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ग्रैंडमा चैन माइदोंग को डांट रही थी क्योंकि उसने अभी तक एक भी लड़की अपने लिए पसंद नहीं करी थी और वो बस सभी को रिजेक्ट किए जा रहा था। पर तभी उसे किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि पास ही के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जो सुनकर वो एक्सीडेंट साइट पर जाने के लिए वहाँ से जल्दी निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि ज़ोंगजी भी डायरेक्टर के साथ एक मीटिंग में होती है, तभी उसे नियाओ का कॉल आता है जो उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर ज़ोंगजी को बहुत बड़ा शॉक लगता है और वो जल्दी से होम टाउन जाने के लिए मीटिंग छोड़कर निकल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि असल में जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर वो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर मिस्टर ही भी कुछ सामान शिफ्ट करवाने में लोगों की हेल्प कर रहे थे। इसी बीच उनके ऊपर एक भारी चीज़ आकर गिर गई और उनकी आधी बॉडी उस चीज़ के नीचे आकर क्रश हो गई, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। और जब उनकी बॉडी को फ्यूनरल पार्लर में लाया जाता है तो माइदोंग भी उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो पहचान जाता है कि ये ज़ोंगजी के स्टेप फादर मिस्टर ही है। यहाँ से अब हम ज़ोंगजी को देखते हैं जो शंघाई स्टेशन पर पहुँच जाती है अपने होम टाउन जाने के लिए, पर ये न्यूज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी, इसीलिए वो वहीं पर रुक कर रोने लग जाती है क्योंकि मिस्टर ही उनकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान थे। वो उसे समझते थे और उसके फादर की डेथ के बाद ज़ोंगजी को उन्होंने ही संभाला था। उन्होंने कभी भी उसे और यान को ऐसा फील नहीं होने दिया कि वो उनके स्टेप फादर है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।